जय हिंद साथियों आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में यहाँ पर लिखा हुआ है दो चर, अर्थात दो माने दो, और चर चर राशियां होती हैं जिनका मान परिवर्तित हो जाता है। अर्थात बहुपद वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि चर राशियां और अचर राशियां किसे कहते हैं। तो यहाँ पर चर मान लीजिए x और y, ये दो चर राशियां हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रैखिक। तो रैखिक का क्या अर्थ होता है? जब चर की घात एक हो तो वह रैखिक कहलाता है। जैसे x प्लस एक, तो यहाँ x की पावर कितनी है? 1 है, अर्थात एक है। मान लीजिए 2x प्लस थ्री, तो यहाँ पर पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो ये रैखिक है। अगला देखा जाए x प्लस वाई, ये क्या है? रैखिक है, क्योंकि पावर एक है। तो रैखिक उसे कहा जाता है जब चर की घात एक हो, उसे क्या कहा जाता है? रैखिक। अब यहाँ पर रैखिक, उसके बाद में समीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समीकरण, तो समीकरण क्या होता है? तो पहले हम समझ लेते हैं समीकरण किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 5, ये क्या है? ये बहुपद है। क्या है? बहुपद है। लेकिन अगर इसमें जीरो लगा दिया जाए तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, अर्थात पावर एक है। तो ये क्या है? समीकरण है। लेकिन कैसा समीकरण है? रैखिक है, क्योंकि पावर इसमें कितनी है? एक है। अगला मान लीजिए यहाँ पर लिखा है, अगर मान लीजिए लिखा है यहाँ पर 3x माइनस 8y प्लस 7 बराबर 0, तो ये क्या है? ये समीकरण है, क्योंकि बराबर के बाद में जीरो है। तो ये क्या है? समीकरण है। अगर यहाँ पर बराबर ना लगा हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 4, ये क्या है? बहुपद है। उसके बाद में x² प्लस 2x माइनस 8, ये भी बहुपद है। उसके बाद में 2x प्लस 3y प्लस 5, ये सब क्या है? ये बहुपद है। लेकिन समीकरण में जैसे यहाँ पर लिखा है 5x² प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0, अर्थात जो समीकरण होता है बराबर के बाद में कोई ना कोई अंक दिया होता है। 0 हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए x² प्लस 2x माइनस 7 बराबर 1 है। जब एक को बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो ये हल हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या है? समीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि बहुपद में बराबर नहीं होता है, अर्थात समीकरण में बराबर के बाद में 0 होता है या कोई संख्या या नंबर होता है। तो ये सब क्या है? ये समीकरण है और ये बहुपद है। अब एक होमवर्क हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसमें सोचना है और बताना है। लिखा हुआ है सोचो और बताओ। जैसे नंबर एक यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 5y की पावर 2 बराबर 5, तो ये क्या है? समीकरण है कि बहुपद है? तो ये तो पता हो गया कि ये समीकरण है, क्योंकि बराबर के बाद में कोई संख्या दी होती है। तो ये समीकरण है। लेकिन कैसा समीकरण है? तो इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2x प्लस 5y² बराबर 5, ये क्या है? समीकरण हमको पता चल गया है। लेकिन दो चर वाला द्विघात समीकरण है। ये दो चर वाला द्विघात समीकरण है। इसमें एक चर और दो चर संख्याएं हैं। अब यहाँ पर पावर कितनी है? सबसे बड़ी 2 है। तो कैसा समीकरण हो जाएगा? दो चर वाला द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि इसमें घात कितनी है? 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरा नंबर देखते हैं 9x प्लस 4y माइनस जेड बराबर 0, तो ये क्या है? ये रैखिक समीकरण है।
क्योंकि इसमें पावर एक है, सभी में पावर एक है, तो ये रैखिक समीकरण है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। 3 चर हैं इसमें, x, y, z, तो 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। तीसरा नंबर देख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 1। ये क्या है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि पावर अगर एक है तो रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 चर वाला, अर्थात इसमें कितने चर हैं? 2 चर राशियां हैं, अर्थात रैखिक समीकरण हो जाएगा। 4 नंबर पर देखते हैं, x की पावर 3 प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर x की पावर 3 है प्लस 9 बराबर 0, तो यह एक चर वाला त्रिघात समीकरण बन जाएगा। कितना घात? त्रिघात, अर्थात पावर 3 है तो त्रिघात वाला समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर x बराबर y लिखा हुआ है, तो ये कैसा समीकरण है? 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें 2 चर राशियां हैं, तो ये 2 चर वाला हो जाएगा। छठे नंबर पर देखते हैं, 5p की पावर 3 प्लस 6q की पावर 2 बराबर 8। ये क्या है? इसमें पावर 3 है, सबसे बड़ी पावर देखा जाता है, अर्थात सबसे बड़ी घात देखी जाती है। तो यहाँ पर 2 चर वाला त्रिघात समीकरण है। चर कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं, ले पावर कितनी है? 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 2 चर राशियां हैं वाला त्रिघात, अर्थात पावर कितनी है? 3 है, तो समीकरण है। 2 चर वाला त्रिघात समीकरण है। तो सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। तो हम लोगों ने बहुपद और समीकरण में अंतर समझ लिया है। रैखिक समीकरण अर्थात जिसकी पावर एक हो उसे रैखिक कहा जाता है, और समीकरण के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है। और यहाँ पर युग्म का मतलब ये हुआ कि 2, अर्थात इसमें जोड़ा दिए होंगे, एक समीकरण और दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसमें 2 समीकरण दिए होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम लोग देखते हैं मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप, जैसे हमने माना कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक समीकरण दिया गया है, तो ये क्या है? मानक रूप में है। दूसरा हम समीकरण समझ सकते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो इसे हम a1 a2 b1 और b2 c1 c2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये दोनों समीकरण है, तो इसे क्या लिखेंगे? ये किस प्रकार के समीकरण है? क्योंकि पावर 1 है तो ये मानक रूप में है, तो इसे लिखेंगे रैखिक समीकरण है। कैसे हैं? रैखिक समीकरण युग्म है, तो रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम लोग इन्हीं समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 4x माइनस 16 बराबर 0, तो ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। अगर हम लोग चाहें तो इसका हल निकाल सकते हैं। अगर इसको हल किया जाए तो यहाँ पर 4x बराबर 16, तो x बराबर 16 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, x बराबर 4। ये तो आंसर आ जाएगा इसका, हम लोग इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए, यहाँ पर क्या लिखा है? 2x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0। अगर कहा जाए का हल होगा, अर्थात इसको हल करना है, तो इसको केवल एक समीकरण की सहायता से नहीं हल किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि x का मान रखकर इसके मान निकालते चले जाएं तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम इसे एक समीकरण हो और इसे
ऐसे ही नहीं हल कर सकते हैं, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर कितने चर हैं? एक चर और दो चर। तो दो चर हैं, इसलिए यहाँ पर दो चर वाले समीकरण होने चाहिए। अर्थात कितने समीकरण होने चाहिए? दो होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक समीकरण और ये दो समीकरण। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से इन सवालों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि जितने चर हों उतने समीकरण हो तो हल कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कितने चर हैं? ये चर x और y दो चर हैं। तो दो चर हैं तो इसलिए यहाँ पर दो चर वाले समीकरण होने चाहिए। अर्थात दो समीकरण होने चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला समीकरण है और दूसरा कोई समीकरण दिया जाए, मान लीजिए 5x प्लस के 6y प्लस 5 बराबर 0, हमने इसे ही मान लिया है कोई। तो इस प्रकार से अब इसका हल किया जा सकता है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एक विधि है ग्राफीय विधि। ये ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे ग्राफीय विधि द्वारा कहा जाता है, अर्थात ग्राफीय विधि। उसके बाद में होता है कि बीज गणितीय विधि। तो इसमें तीन विधियां होती हैं। नंबर एक विलोपन विधि, विलोपन विधि, और उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि के बाद में वज्र गुणन विधि। तो ये तीन विधियां हैं बीज गणितीय विधि से और ग्राफीय विधि से। तो अब सिलेबस में ग्राफीय विधि नहीं दिया गया है, तो हम लोग ग्राफीय विधि को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। वज्र गुणन विधि भी नहीं है सिलेबस में, तो चाहे तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। वैसे आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, संपाती एवं समांतर रेखाएं ये क्या होती हैं और ये कब, अर्थात किस कंडीशन में प्रतिच्छेदी या समांतर संपाती रेखाएं हो जाती हैं। तो इनको विस्तार से पढ़ना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे, अर्थात बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए ये x अक्ष है, अर्थात ये x है और ये y अक्ष है। ये चतुर्थांश आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस साइड में x डैश है और ये x है, y और y डैश। जब दो समीकरण दिए होते हैं तो जब उनको हल करते हैं तो एक रेखा ये जा रही है और दूसरी रेखा इस प्रकार से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। अर्थात जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद में जब एक रेखा दूसरी रेखा पर जाती है, एक रेखा है और दूसरी उसी रेखा पर जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे संपाती रेखा कहा जाता है। उसके बाद में एक रेखा है और दूसरी रेखा भी जा रही है, लेकिन वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? समांतर रेखा। उसके बाद में यहाँ पर एक हल है। जब इसे फिगर ड्रा किया जाएगा तो यहाँ पर केवल एक स्थान पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं, अर्थात प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहाँ पर एक हल होगा। इसमें देखा जाए तो एक रेखा है, जिसे हमने मान लिया यहाँ पर एक रेखा है और उसी पर दूसरी रेखा जा रही है, तो ये स्पर्श कर रही है, ये सभी स्थानों पर स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। इस रेखा में देखा जाए तो ये कहीं टच नहीं हो रही है, अर्थात कोई हल नहीं होगा। इसका निकाय संगत निकाय होगा और इसमें यहाँ पर ये भी संगत निकाय हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो ये प्रतिच्छेदित नहीं कर रही है, तो इसका असंगत निकाय हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 होता है। इसमें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है। और तीसरे वाले में अर्थात जब समांतर रेखाएं होती हैं तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2 होता है। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती और समांतर। तो यहाँ पर
ये मानक रूप दिया गया है, तो हमने माना दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिए गए हैं, तो हमने माना कि जब दो समीकरण दिए गए हैं तो यहाँ पर हमने मान लिया कि a1 बटे a2, जो a1 है यहाँ पर a1 और बटे में a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2, तो b1 बटे में b2 के। तो अगर ये कंडीशन आती है तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। पहले हमने समझा कि a1 बटे में a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के, तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। और इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। इसे लिख सकते हैं अद्वितीय हल। तो इसका हल कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हल। और इसकी संगतता कैसी होगी, तो इसकी संगत हल हो जाएंगे। तो इसे और आसानी से समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो इसे हम मान सकते हैं ये a1 दिया गया है, a1 बराबर 3 है, b1 बराबर b1 बराबर 2 है, c1 बराबर माइनस 5। इसमें देखा जाए तो a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस 3 और c2 बराबर माइनस 7। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान 2 है, b2 का मान माइनस 3 है। तो क्या यहाँ पर ये 3/2 और 2/-3 बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो इसे हम लिखेंगे कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2। तो यार ये कंडीशन प्राप्त हो रही है तो ये क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। मान लीजिए यहाँ पर कि a1 बटे a2, जो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, अर्थात a बटे जो a है तो a1 बटे a2 बराबर है किसके, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, तीनों का अनुपात बराबर है। तो एक कैसी रेखाएं हो जाएंगी, संपाती रेखाएं। क्या लिखेंगे, संपाती रेखाएं हो जाएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी, संपाती रेखाएं। तो यहाँ पर संपाती रेखाएं क्या होती हैं, तो संपाती रेखाएं तीनों का अनुपात बराबर होता है और इसके हल कितने हो जाएंगे, अनेक हल, अनेक हल हो जाएंगे। और संगतता इसकी कैसी होगी, संगत हल। क्या लिखेंगे, संगत हल, यहाँ पर लिखेंगे संगत हल। यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन समपाती अर्थात यहाँ पर देखा जाए एक रेखा है और दूसरे पर उसी पर दूसरी रेखा है, तो यहाँ पर एक रेखा पर दूसरी रेखा भी आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर अनेक हल हो जाएंगे, अर्थात ये सभी स्थानों पर स्पर्श हो रही है, तो इसलिए इसके अनेक हल हो जाएंगे। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। तो हमने इसे मान लिया कि a1 बराबर 5 है, b1 बराबर माइनस 3 है, c1 बराबर माइनस 11 है, a2 बराबर माइनस 10, b2 बराबर 6। उसके बाद में यहाँ पर ये 22 है, बराबर के इस पार है, तो बराबर के जब इस पार लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं कि बराबर के उस पार हो तो हमको बराबर के इस पार लेकर आना है। तो यहाँ पर 22 बराबर के इस पार है तो बराबर के इस पार लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे इसे C2 बराबर माइनस 22 हो जाएगा। हम इसकी तुलना करेंगे तो a1 अर्थात 5/10, तो 5 माइनस का 10 बराबर ये कितना है, माइनस 3/b2 का मान कितना है 6 बराबर c1 का मान माइनस का 11 और बटे में c2 का मान माइनस का 22।
यहाँ पर ये प्लस में होगा, ये 11 प्लस में था। तो अब इसे हम काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये प्लस में था तो ये भी प्लस में हो जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो देखा जाए यहाँ पर तो माइनस का 1/2 बराबर यहाँ पर माइनस का 1/2 बराबर यहाँ पर माइनस का 1/2 अनुपात बराबर हैं। हम इसे लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों जब अनुपात बराबर हैं तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? समपाती रेखाएं हो जाएंगी। तो ये कैसी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं हैं। अब हम लोग देखते हैं समांतर। समांतर रेखाएं कब होती हैं? अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कैसी रेखाएं हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। क्या लिखेंगे? समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, ये दोनों कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर होती हैं। तो इनके हल कितने होंगे? तो इनके हल कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे को कभी काटती ही नहीं है, तो इसलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। जब इसके कोई हल नहीं होंगे तो कैसी रेखा हो जाएंगी? असंगत, असंगत हल होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे असंगत हल होंगे। यहाँ पर ये सवाल दिया गया है तो हम देख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर A1 का मान 2, A2 का मान 4 बराबर B1 का मान कितना दिया गया है? -3 और B2 का मान -6। अब इसे हम जब काटेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट जाएगा। C1 का मान कितना दिया गया है? -8 और C2 का मान -9। तो ये क्या कटेगा? नहीं कट पाएगा। तो 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन नॉट इक्वल, यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, 8/9 ये बराबर नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो जब ये कंडीशन आती है तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द आया है, संगत हल और असंगत हल। तो इसे और थोड़ा समझ सकते हैं कि संगत हल क्या लिखेंगे? संगत हल। तो संगत हल का मतलब क्या हुआ? जब रेखाएं एक दूसरे को काटें, जब रेखाएं एक दूसरे को काटें या फिर एक रेखा दूसरी रेखा पर स्पर्श करे, अर्थात एक रेखा है उसी पर दूसरी रेखा है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो इनके हल संगत हल कहलाएंगे। तो संगत हल। तो असंगत हल क्या हो जाएंगे? असंगत हल। तो असंगत हल में एक रेखा है और दूसरी रेखा है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो इसलिए ये असंगत हल है। तो आप लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं, संपाती रेखाएं तथा समांतर रेखाओं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो ये बताना है। तो यहाँ पर हमको समीकरण दिया गया है 5x - 4y + 8 बराबर 0 तथा 7x + 6y - 9 बराबर 0। ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 5x, यहाँ पर लिखेंगे हल, पहले इसका हल करना है। तो 5x - 4y + 8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 की हम तुलना कर लेंगे मानक रूप से, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, A1x + B1y + C1 बराबर 0 से तुलना करने पर इससे हम लोग तुलना करेंगे। तो A1 बराबर कितना दिया गया है? 5, B1 बराबर -4, C1 बराबर 8 हो जाएगा।
तो A1 B1 C1 ये मान प्राप्त हो गया है। दूसरा समीकरण हमको दिया गया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इसकी हम तुलना करेंगे तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर माइनस 9 ये प्राप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर अनुपातों की तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना है 5, A2 का मान 7 बराबर B1 का मान -4 और B2 का मान 6। अब यहाँ पर क्या ये बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 के है तब हम C1 बटे C2 को देखेंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो इसे इसी प्रकार से लिख देंगे। हम चाहें तो काट सकते हैं, बराबर है नहीं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 5 बटे 7 नॉट इक्वल -2 बटे 3 अर्थात बराबर नहीं है। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं। तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 नॉट इक्वल B1 बटे B2 अर्थात जो समीकरण दिया गया है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के रूप में दिया गया है, तो इसलिए ये समीकरण कैसा हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और जो उनका हल है अद्वितीय हल होगा। क्या लिखेंगे, उनका हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। जो यह हल होगा अद्वितीय हल होगा। और इनकी संगतता कैसी होगी, निकाय संगत हल होंगे, निकाय संगत हल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इनको बताना है। तो यहाँ पर ये सभी सवाल दिए गए हैं और इनको हल करके हमको संगत या फिर असंगत बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 जो दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया गया है, यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 5। उसके बाद में क्या दिया गया है, यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 7। ये दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और इनको हल करके हमको संगत और असंगत बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे हल करते हैं। अब इस समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पर बराबर के उस पार 5 है, तो हम चाहें तो इस पार ला सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। हम इसकी तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो A1 बराबर 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर -5। उसके बाद में दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। A2 बराबर 2 हो जाएगा, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अनुपातों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर A1 का मान 3, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान 2, B2 का मान -3। यहाँ पर A1 A2 बराबर नहीं है,
नॉट इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर चूंकि 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के, तो यह कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के। तो उसमें पूछ रहा था संगत है कि असंगत है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं अर्थात बराबर नहीं है। जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। और इसकी संगतता कैसी होगी, संगत होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। उसके बाद में यहाँ पर इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। और इसकी निकाय संगत है, रैखिक युग्म में क्या है, यहाँ पर ये युग्म संगत है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो इसमें आप लोगों को बताना है संगत है या फिर असंगत है। ये आप लोगों का HW है। इसको हल करके कमेंट में आंसर इसका जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसको आप लोग हल कर लेंगे। अब हम इसमें ये तीसरा नंबर हल करेंगे। 3/2 x + 5/3 y = 7। उसके बाद में 9x - 10 y = 14। तो इसको हल करना है और बताना है संगत है या फिर असंगत। अब जो सवाल दिया गया है 3/2x + 5/3 y - 7 = 0। तो पहले हम तुलना करेंगे। A1 = 3/2, B1 = 5/3, C1 = -7। समीकरण 2 में देखेंगे तो A2 = 9, B2 = -10 और C2 = -14। अब इसमें हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो A1 का मान कितना दिया गया है, 3/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2। उसके बाद में A2 का मान 9 है बराबर B1 का मान 5/3 है, B2 का मान -10 है। जब हम A1/A2 बराबर B1/B2 पहले इन दोनों का तुलना करेंगे। अगर ये दोनों बराबर होते हैं तब तीसरे से अर्थात C1/C2 की तुलना करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर बटे में 1 मान सकते हैं, बटे में मान सकते हैं, आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। और इसके भी बटे 1 मान सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर सवाल आ जाए बटे में बटा लिखा हो अर्थात कोई संख्या उसके बटे के बटे है, तो सबसे पहले जो ऊपर वाली संख्या है उसे लिखेंगे 3/2, इसे 3/2 लिखेंगे। और जो नीचे है अर्थात हर में संख्या लिखी है इसका उल्टा करके लिखेंगे और गुणे का चिन्ह लगा देंगे। तो गुणे 1/9 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 5/3 लिखेंगे और इसका उल्टा करके लिखेंगे तो गुणे में 1/-10 हो जाएगा। अब इसे देखें तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 1 और 3 दूनी 6 बराबर यहाँ पर 1 और 3 दूनी 6, ये माइनस में हो जाएगा। क्यों माइनस लगा भाई, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो यहाँ पर नॉट इक्वल लग जाएगा क्योंकि बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये 1/6 बराबर नहीं है -1/6 के। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। और जब अद्वितीय हल है तो क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। कैसा है, संगत है। सवाल दिया गया है साथियों यहाँ पर 5x - 3y = 11 तथा -10x + 6y = -22। अब इसको हल करना है। समीकरण नंबर 1 है।
हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर लिया। तो यहाँ पर a1 बराबर 5 आ जाएगा, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11, क्योंकि बराबर के उस पार है तो जब बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर -11 लिख दिया है। समीकरण 2, माइनस का 10x प्लस 6y बराबर -22, तो माइनस का 10x प्लस 6y बराबर -22, ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब इसका हम जब तुलना करेंगे तो a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर माइनस का यहाँ पर 22, यहाँ पर माइनस नहीं होगा क्योंकि बराबर के उस बार माइनस में है, तो बराबर के इस पार जब लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो c2 बराबर 22 दिया गया है। यहाँ पर जब अनुपातों की तुलना करेंगे तो 5/10, यहाँ पर a1 का मान कितना दिया गया है 5 है और a2 का मान -10 है, तो 5/10। उसके बाद में यहाँ पर b1 का मान -3 है और b2 का मान 6 दिया गया है, तो b1/b2। इसी प्रकार से c1/c2। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूना 22। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1/2, माइनस लगाएंगे, बराबर यहाँ पर 1/2 माइनस में हो जाएगा और 1/2 माइनस में हो जाएगा, तो तीनों अनुपात यहाँ पर बराबर हो रहे हैं। जब तीनों अनुपात बराबर हो रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या देखते हैं भाई, यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो तीनों समीकरण यहाँ पर बराबर हो रहे हैं, अर्थात तीनों अनुपात बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, अर्थात अपरिमित रूप से इसके हल होंगे, अर्थात इसके अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा। इस प्रकार से हमने इसे हल कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, यहाँ पर दिया गया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8 तथा 2x प्लस 3y बराबर 12। तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो हमने क्या किया, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लिया। यहाँ पर हमने डायरेक्ट तुलना कर लिया, तो यहाँ पर a1 बराबर कितना आ जाएगा 4/3, b1 बराबर 2 आ जाएगा यहाँ पर और c1 बराबर -8 आ जाएगा। a2 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, b2 बराबर 3 और c2 बराबर -12 आ जाएगा। कि हम तुलना कर लेंगे तो हम चाहें तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यानी हमको सब मान इसमें पता हो गया है। तो पहले हम एक एक की तुलना कर लेते हैं कि a1/a2, तो a1/a2 का मान कितना आया है, तो a1 का मान आया है 4/3। उसके बाद में a2 का मान कितना आया है, यहाँ पर 2 आया है। a2 का मान a2 के नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बटे में लिखेंगे 3/, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 4/3 और a2 का मान हो जाएगा 2। यहाँ पर a1 का मान दिया गया है 4/3, तो हमने लिख दिया 4/3। a2 का मान दिया गया है 2, तो हमने a2 के स्थान पर लिख दिया 2। अब इसे हल करने के लिए आप लोग चाहें तो बटे में 1 मान सकते हैं या इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है 4/3, तो क्या लिखेंगे 4/3 गुणे में जो यहाँ पर 2 लिखा है इसके बटे अगर 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2/3 हो जाएगा। ये a1/a2 का मान आया है। अब b1/b2, b1/b2, तो b1 का मान कितना आया है 2 और b2 का मान 3, ये तो हल हो गया आसानी से। उसके बाद में c1/c2, तो c1 का मान कितना दिया गया है -8 और c2 का मान -12। इसे काट सकते हैं, 4 2 8, 4 3 12
बराबर -2/, यहाँ पर 3। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, तो इसे लिख सकते हैं 2/3। यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर तो A1/A2 कितना आया है, 2/3, B1/B2 2/3 और C2 2/3। ये सभी बराबर हैं, क्या है, बराबर हैं, सभी अनुपात बराबर हैं। जब सभी अनुपात बराबर हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। तो अतः दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो ये कैसी हैं, संगत रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसे बहुत आसानी से समझ गए होंगे। सवाल कह रहा है 2x - 3y = 8 तथा 4x - 6y = 9। तो 2x - 3y = 8 समीकरण नंबर 1 है। जब अनुपातों की तुलना करेंगे तो A1, B1, C1 सभी का मान हमको पता चल गया। समीकरण दूसरा जो दिया गया है 4x - 6y = 9, यहाँ पर लिखेंगे 4x - 6y = 9। A2 बराबर यहाँ पर 4 है, B2 बराबर -6 है, C2 बराबर -9 है। हल करने के लिए यहाँ पर A1/A2, तो A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है। इसे जब हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आ जाएगा। B1 का मान कितना दिया गया है, B1 का मान -3, B2 का मान यहाँ पर -6 दिया गया है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो बराबर 1/2 आ जाएगा। C1 का देखा जाए तो C1/C2, तो C1 का मान यहाँ पर -8 है और C2 का मान कितना दिया गया है, -9 है। यहाँ पर जब मान रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे हम चाहें तो काट सकते हैं, यहाँ पर नहीं कटेगा क्योंकि 8/9 है तो ये नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर है। यहाँ पर A1/A2 कितना आया है, 1/2 और यहाँ पर B1/B2, यहाँ पर A1/A2 कितना आया है, 1/2 और B1/B2 कितना आया है, 1/2। ये दोनों अनुपात बराबर हैं, लेकिन C1/C2 यहाँ पर 8/9 आया है, ये बराबर नहीं है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये तीसरा अर्थात C1/C2 बराबर नहीं है। जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर हैं, अर्थात समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो आप लोग इस सवाल को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब इसमें के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कह देगा कि K का मान ज्ञात कीजिए, P का मान ज्ञात कीजिए, अनेक हल हैं तो या कोई हल नहीं है, तो इस प्रकार से सवाल कहेंगे। तो उन सवालों को भी चलिए देखते हैं। कह रहा है P के किस मान के लिए निम्न समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो जो समीकरण नंबर दिए गए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इससे हमको P का मान ज्ञात करना है। और कह रहा है जब अद्वितीय हल हैं, तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है कि A1/A2 बराबर नहीं होते हैं B1/B2 के। तो अब यहाँ पर अगर चाहें तो इसे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। पहले क्या लिखेंगे, हल। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कि तुलना कैसे की जाती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लगा रहे हैं। A1 बराबर कितना दिया गया है, A1 बराबर 4 है। उसके बाद में B1 बराबर P है। उसके बाद में C1 बराबर 8 दिया गया है, ये हमको दिया गया है। उसके बाद में समीकरण 2 से A2 बराबर कितना दिया गया है, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 2, ये दिया गया है। अब कह रहा है कि अपरिमित रूप से, सवाल में कह रहा है कि अद्वितीय हल हैं। अद्वितीय हल के लिए हम क्या करेंगे,
तो क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए, हल के लिए, तो अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2। तो a1 का मान कितना दिया गया है, 4, और a2 का मान हमको 2 दिया गया है। उसके बाद में b1 का मान p दिया गया है और b2 का मान 2 है। यहाँ पर हम देखें, इसे काट सकते हैं या इसका त्रिया गुणा कर सकते हैं। तो इससे इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे, जब इससे इसका गुणा करेंगे तो 2p नॉट इक्वल, इससे इसका गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। p बराबर नहीं है 8, तो ये 2 जो लिखा है ये बटे में हो जाएगा। तो 2 एक कम 2, 2 चौको 8, तो p नॉट इक्वल बराबर 4, जो कि p नॉट इक्वल 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। सवाल दिया गया है, कह रहा के, फिर के ABCD वाला के है, उसके अंदर हिंदी में के, तो के किस मान के लिए निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो के का मान हमको ज्ञात करना है। तो जो समीकरण दिया गया है 3x प्लस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। हम इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब यहाँ पर a1 बराबर 3, b1 बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं 1, और c1 बराबर -1। उसके बाद में समीकरण 2 क्या लिखा है, 2k - 1 x प्लस k - 1 y बराबर 2k प्लस 1, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ये समीकरण दूसरा दिया गया है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 बराबर कितना आ जाएगा, a2 बराबर, यहाँ पर ये पूरी संख्या a2 है, a2 बराबर 2k - 1, b2 बराबर k - 1, और c2 बराबर -2k प्लस 1, माइनस क्योंकि बराबर के उस पार में है तो इसलिए बराबर के इस पार जब लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो c2 बराबर -2k प्लस 1 हो जाएगा। अब हमको a1, b1, c1, c2 सभी का मान पता हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसलिए a1 बटे a2, तो a1 का मान कितना आया है 3, और a2 का मान आया है 2k - 1। उसके बाद में b1 बटे b2, तो b1 का मान यहाँ पर 1 है और b2 का मान k - 1 है। इसी प्रकार से c1 बटे c2, तो c1 का मान यहाँ पर -1 है और c2 का मान -2k प्लस 1 है। तो ये हमारा मान पता चल गया। ये सभी अनुपात बराबर हैं, बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर कह रहा था सवाल में सबसे पहले कि कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तब हमको k का मान ज्ञात करना है। जब कोई हल नहीं है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर लिखेंगे कोई हल
ना हो तो, जब कोई हल ना हो तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो A1 का मान हमको कितना दिया गया है? A1 का मान यहाँ पर 3 दिया गया है और A2 का मान 2k-1 दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो A1 बटे A2 हमको दिया गया है डायरेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे 2k-1 बराबर B1 B2 यानी B1 अपान B2 ये मान दिया गया है, तो 1 बटे k-1 हो जाएगा। ये मान हमको दिया गया है। अब इसे हल करने के लिए हम लोग त्रियक गुणा कर लेंगे। इससे इसका गुणा करेंगे, इससे इसका गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे, पहले इसका गुणा किया जाए तो 3 और k कितना हो जाएगा? 3k। उसके बाद 3 एकम 3 बराबर, इससे इसका गुणा करेंगे तो 2k और 1 एकम 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3k है, यहाँ पर 2k है, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 1k। चाहे तो लिख सकते हैं 3k और माइनस का 2k बराबर -1, उस पार जाएगा तो प्लस का 3, तो यहाँ पर k बराबर, यहाँ पर घटाएंगे कितना बचेगा? 2, तो k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस सवाल को आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। सवाल दिया गया है k, ABCD वाला k है, k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। कह रहा है k का मान निकालना है जब अनेक हल हैं, अर्थात अनंत हल हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे kx प्लस 3y बराबर k-3, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में लिखा हुआ है 12x प्लस ky बराबर k, समीकरण नंबर 2। तो सवाल में कह रहा था कि अनंत हल हैं, अर्थात अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसके लिए सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे, तो समीकरण 1 में A1 का मान k है, B1 का मान 3 है और C1 का मान ये k-3 है, बराबर के इस पार लाएंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे k और A2 का मान 12 है, तो k बटे 12 बराबर B1 का मान 3 है, 3 लिखेंगे, और B2 का मान k बराबर, इसे इस पार लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे k, जब माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो k-3 बटे में माइनस k। तो इसे हल करेंगे तो k और k स्क्वायर हो जाएगा बराबर 12×3 36। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, 36 को 6 गुणे 6 लिखा जा सकता है, तो k बराबर प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो इसमें k बराबर प्लस माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को हल कर लिया है, जब इनको आपस में हल करेंगे तो ये भी 6 आएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर k और यहाँ पर कितना लिखा है? k, तो इसे लिखेंगे k ब्रैकेट में k-3 बराबर 3 और k, तो कितना हो जाएगा? 3k। इससे जब गुणा करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 3k बराबर 3k। अब इसे हम लिखेंगे k स्क्वायर बराबर, ये 3k है, जब इसे उस पार लेकर जाएंगे तो प्लस का
3k हो जाएगा। तो k स्क्वायर बराबर 6k हो जाएगा। अब k से k कैंसिल, तो k बराबर 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर k बराबर 6 आ गया है और यहाँ पर k बराबर 6 आया है। तो अतः यदि k बराबर 6 है तो दिए गए समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है के किस मान के लिए निम्न समीकरण निकाय का x + 2y = 5 और 3x + ky - 15 = 0 पर कह रहा है। एक नंबर में एक अद्वितीय हल है, उसके बाद में दूसरा नंबर कह रहा है कोई हल नहीं है। तो इसे हल करके हमको दिखाना है कि अद्वितीय हल है और फिर कोई हल नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले समीकरण लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे x + 2y = 5। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x + 2y - 5 = 0। समीकरण नंबर 1। इसकी हम तुलना करेंगे। a1x + b1y + c = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा, b1 बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, c1 बराबर -5 आ जाएगा। समीकरण दूसरा जो दिया गया है 3x + ky - 15 बराबर 0। दूसरा समीकरण है। इसकी तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2 का मान आ जाएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर k, c2 बराबर -15। ये हमारा मान आ जाएगा। अब सवाल कह रहा है एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए हम लिखेंगे, पहला नंबर कह रहा है एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है। जब एक अद्वितीय हल है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। यहाँ पर a1 का मान हमको दिया गया है 1 है, बटे a2 का मान 3, उसके बाद में बराबर नहीं है, b1 का मान दिया गया है 2 बटे b2 का मान दिया गया है k। तो इसे लिखेंगे k ≠ 3 दूनी 6। यह हमारा k का मान आया है जब एक अद्वितीय हल है। दूसरा सवाल कह रहा है जब कोई हल नहीं है। दूसरा सवाल यहीं पर लगा देते हैं। कह रहा है जब कोई हल नहीं है, कोई
हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तब के लिए क्या करना है, इसके लिए सूत्र हो जाएगा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2। A1 का मान हमको दिया गया है, A1 का मान 1 है, A2 का मान 3, B1 का मान 2, B2 का मान K और बराबर नहीं है C1 का मान 5 और C2 का मान माइनस का, यहाँ पर माइनस माइनस है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 15। अब इसे हल करेंगे तो K तो कितना हो जाएगा, इसे हल करने के लिए K और 3 दूनी 6 आ जाएगा। और इसे भी चाहे तो हल कर सकते हैं, इसे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं है। लेकिन हम अगर इसे हल करें तो इसे क्या लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, K यहाँ पर 5 के नॉट इक्वल 15 दूना 30, तो K यहाँ पर इसे लिख सकते हैं K नॉट इक्वल 30 बटे 5, तो K नॉट इक्वल 5 छक्का 30, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर बराबर नहीं है और ये भी 6 आ जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर K बराबर, इसको हम लिख सकते हैं K बराबर 6 और K नॉट इक्वल 6 अर्थात के बराबर नहीं है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः K का कोई मान नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः K का कोई मान नहीं है जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल ना हो, जिसके लिए दिए गए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। सवाल लिखा है K के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा समीकरण लिखा है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1, ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इसको हल करके हमको k का मान ज्ञात करना है जब कोई हल नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से 3x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0, इसे हम बराबर के इस पार लाएंगे, ये समीकरण 1 है। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 का मान 3 है, यहाँ पर a1 बराबर 3, b1 का मान यहाँ पर 1 है, c1 का मान दिया गया है माइनस 1। इसी प्रकार से समीकरण 2 से, समीकरण
2 से। तो समीकरण 2 में कितना लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट में 2k - 1 x प्लस k - 1 y बराबर के इस पार लेकर आएंगे तो माइनस 2k + 1 बराबर 0। ये समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना 0 से तुलना करने पर अब यहाँ पर जब तुलना करेंगे तो इसका मान हमको मिल जाएगा a2 बराबर यहाँ पर 2k - 1 उसके बाद में b2 बराबर यहाँ पर b2 बराबर k - 1 और c2 का मान आ जाएगा c2 बराबर -2k + 1। तो इस प्रकार से a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये मान हमको प्राप्त हो गए हैं। सवाल में कह रहा था कि रैखिक रूप से कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, कोई हल न होने के लिए जब कोई हल नहीं है तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। a1 का मान कितना दिया गया है, 3 है। a1 का मान हमको दिया गया है यहाँ पर a1 का मान जो भी हमने निकाला है a1 b1 c1 यही मान रखेंगे यहाँ पर। तो a1 का मान दिया गया है हमको 3 और a2 का मान दिया गया है यहाँ पर 2k - 1 बराबर b1 का मान 1 b2 का मान k - 1 बराबर c1 का मान दिया गया है -1 और c2 का मान दिया गया है 2k यहाँ पर प्लस है 2k + 1 यहाँ पर नॉट इक्वल है। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो हल करने के लिए इन दोनों ब्रैकेटों को हल कर लेंगे। इसे कोई हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉट इक्वल है तो इसे नहीं हल करेंगे। तो यहाँ पर इससे जब इसका गुणा करेंगे 3 और k तो 3k माइनस 3 एक कम 3 बराबर इससे इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2k और 1 एक कम 1। यहाँ पर 3k है इसे घटाएंगे तो k हो जाएगा बराबर ये बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस में है और ये किस में है, ये भी माइनस में है तो 3 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर k बराबर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर k बराबर ये 2 आ जाएगा। तो k का मान हमको प्राप्त हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। सवाल में कह रहा है कि a1 बटे a2 नॉट इक्वल a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2। अगर हम यहाँ पर चाहें तो k का जो मान प्राप्त हुआ है k का मान कितना आया है 2। अगर k का मान यहाँ पर हम समीकरण में रख देंगे यहाँ पर k के स्थान पर तो ये दोनों बराबर आएंगे लेकिन ये बराबर नहीं आएगा, तो ये बराबर नहीं आएगा। लेकिन हमारा आंसर के बराबर कितना आ गया है 2, तो ये हमारा आंसर सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना और विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में ये सवाल जरूर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करेंगे। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, लिखा है
एक्स प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में एक्स माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। ये दिया गया है, हमको इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को या समीकरण 2 को हम रोक लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 14। अगर हम y को रोकेंगे तो y बराबर 14 और x माइनस में हो जाएगा। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब जो y का मान आया है, यही y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 है। y का मान कितना आया है, 14 माइनस एक्स, तो y के स्थान पर लिख देंगे 14 माइनस एक्स। तो x माइनस y के स्थान पर 14 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस 14 प्लस एक्स बराबर 4। तो इसे जोड़ देंगे, 2x माइनस 14 बराबर 4। यहाँ पर 2x बराबर 18 हो जाएगा। इसे हम काट भी सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 9 18। तो x बराबर 9, x का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y बराबर 14 माइनस एक्स, y बराबर 14 और x का मान कितना आया है, 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे हमने किस प्रकार से हल किया है, प्रतिस्थापन विधि से। अब इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो उसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 19, ये समीकरण 1 है। तो इसमें हम चाहे तो x को या y को रोक सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 19 और यहाँ पर 2y है प्लस में, तो माइनस का 2y हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब यही x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 1 से हमने हल किया है, तो इसका मान अब समीकरण 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना आया है, माइनस एक्स प्लस 2y बराबर 1। तो x का मान ये समीकरण 2 में रखेंगे, तो माइनस
19 माइनस यहाँ पर 2y प्लस यहाँ पर 2y बराबर 1। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -19 प्लस का 2y और प्लस 2y बराबर 1। ये कितना हो जाएगा, इसे जो जोड़ेंगे तो 4y बराबर 19 और 1 20। इसे हम 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो y बराबर 5 आ जाएगा। y का मान 5 आ जाएगा। अब हमको x का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना आया है, x बराबर 19 माइनस 2y। तो x बराबर 19 माइनस 2 गुणे y का मान 5 है, तो x बराबर 19 और 5 दून 10, तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान 9 और y का मान 5 आ गया है। तो ये हमारे सवाल जो अभी तक हम लोगों ने सवाल पढ़े हैं वो सभी प्रतिस्थापन विधि से थे। अब हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सवाल लगाना सीखेंगे। इस प्रकार के सवाल में हम x का मान या y का मान बराबर करके उसके बाद में हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए, सवाल दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर देखा जाए तो समीकरण 1 या y में तो x का मान या y का मान, इसमें दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो इसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पर y से y कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर इसे जोड़ेंगे 18 आ जाएगा। तो x बराबर 18 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, तो x बराबर 9 आ जाएगा। x का मान 9 आ गया है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दिया जाए तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, तो x का मान 9 है तो 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आंसर हो जाएगा। सवाल दिया गया है 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर x का मान या y का मान बराबर करना है। तो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर हम लोग समीकरण 2 को अगर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और यहाँ पर 4 बराबर हो जाएगा। तो आसानी से इसे हल कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले समीकरण 2 को 2 से तथा
तथा समीकरण 1 को 1 से गुणा करने पर समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दिया जाए, इसे गुणा कर दिया जाए 2 से, और समीकरण 1 को इसको गुणा कर दिया जाए 1 से। जब गुणा करेंगे तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, ये 3x प्लस 4y बराबर 10। अब ये समीकरण बन जाएगा 3। उसके बाद में समीकरण 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4x माइनस ये 4y बराबर 2 दूना 4। ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर 4y बराबर है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ने पर यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर तो जोड़ने पर 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 7x बराबर 14, 7 एकम 7, 7 दून 14, तो x बराबर 2 आ जाएगा। x का मान 2 है। अब हमको y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कितना आया है, यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर 10। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। x का मान 2 है, यहाँ पर x के स्थान पर 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो कितना 2 आया है, तो यही x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर 3 गुणे x का मान 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर ये माइनस हो जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा। सवाल दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पर हमको 2 समीकरण दिए गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x y का मान ज्ञात करना है। x y का मान जो प्राप्त होगा वही मान उठा करके यहाँ पर x और y के स्थान पर रख देना है, m का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद में 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण ये दूसरा है। इसको हम चाहें तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 2x ये बराबर है, तो इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसे हम घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को
घटाने पर इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, यह विलोपन से आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 7y बराबर, ये कितना हो जाएगा 4 1 5, और यहाँ पर 11 और ये 24, तो 4 1 5 2 1 3 35 हो जाएगा। 7 25 35, y बराबर 5 आ जाएगा। y का मान हमको प्राप्त हो गया है। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना दिया गया है, 2x + 3y बराबर 11। तो y का मान 5 है, तो पहले लिखेंगे 2x + 3 गुणे y का मान 5 बराबर 11। 2x + 5 × 15 बराबर 11 हो जाएगा। तो 2x बराबर 11 और ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो y का मान 5 है और x का मान -2 है। हमको मान ज्ञात करना था y बराबर mx + 3, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर mx + 3। तो y का मान कितना आया है 5, उसके बाद में m गुणे x का मान -2 + 3, तो 5 बराबर -2m + 3, इसे लिखेंगे 5 - 3 बराबर यहाँ पर 2m हो जाएगा। तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2 बराबर -2m, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर m बराबर -1 आ जाएगा। तो इसमें और बहुत से सवाल हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। इसमें विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से जो सवाल हैं ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। तो इसके लिए हमने पहले से सवाल पढ़ा दिया है। तो आप लोग चाहें तो वीडियोज में जा कर के उन वीडियो को पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज तक